अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीब आसिफ, उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब ज़िंदगी के इस सफ़र में जहाँ मुसलसल ऊंच नीच रहती है हिम्मत के साथ चल रहे होंगे। और हमेशा की तरह दुआ भी यही है कि ऐसे ही चलते रहें और अपनी पहचान ख़ुद बनाने में आप लोग कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसे इंसान ख़ुद अपने हाथों से बनाता है। हम सारी ज़िंदगी यही समझते रहते हैं कि जिसे सब कुछ विरासत में मिल जाए, मज़े तो उसके हैं या असल पहचान तो उसकी है। पर हकीकत ये है कि जब तक इंसान कोई चीज़ अपने लिए ख़ुद तामीर नहीं करता तब तक उसके अंदर वो इंटेग्रिटी जो है ना वो आ ही नहीं सकती है जो उसे जीने के लिए ज़रूरी होती है। और ये सब चीज़ें इंसान तब समझता है जब वो अपनी हिम्मत पर चलता है, किसी मुजस्मा साज की तरह अपनी ज़ात की कांट छांट करता है और ख़ुद को तख्लीक करता है। आप सोचेंगे कि दुनिया के इतने मसाइल हैं, इतने कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं, तो उनका ज़ाती मामलात से क्या ताल्लुक़ है। तो आज के पैगाम में मैं यही बात समझाने वाली हूँ कि हमारी अंदरूनी और बैरूनी दुनिया में आपस में बहुत ही एक फाइनली इंटरलिंक्ड हैं और ये एक ऐसा जाल की मानंद से जुड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि वो शख्स जो अपने अंदर सही वाली झांक लेता है, अपने अंदर झांक लेता है, वो बाहर की दुनिया को भी समझ जाता है। और वो जो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करता है, उसके उसूलों को समझता है, वो अपनी ज़ात के राज भी जान लेता है। और यही खोज जो है ना, ये असल हमारी ज़िंदगी कहलाती है और इसी का नाम ख़ुद को तख्लीक करना भी होता है। और देखा जाए तो ज़िंदगी की असल गहराई और ख़ूबसूरती भी इसी में होती है। और दूसरा ये कि सच कहूँ तो हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ना ख़ुद को बनाते जा रहे हैं और एट दी एंड यही हमारी एक असल पहचान भी बनती जा रही है। तो चंद बातें हैं जनाब जिसको हमें अपने कहते हैं ना पल्ले बांध लेना चाहिए, वो करना है। और कभी मत भूलें कि ज़िंदगी एक अमल का नाम है। हमारे मजबूत इरादे इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। और अगर अपनी पहचान बनानी है तो वो ले दे के नहीं बन सकती है, बल्कि उसके लिए एक मुकम्मल सफ़र तय करना पड़ता है। तो छोटे छोटे ख्वाब ज़रूर देखें, फिर उन ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश में ज़रूर लगे रहें। यकीनन आप एक मुनफरिद पहचान ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से मुनफरिद हैं और आप एक दूसरे से मुनफरिद होने के नाते आपको मुनफरिद ही करना चाहिए ताकि आपकी एक पहचान बन सके। अगर आप एक ही भीड़ में एक जैसे ही बन जाएंगे तो कोई आपको पहचान नहीं सकेगा। इसलिए अगर आपको कोई मकाम बनाना है, भीड़ में से अलग दिखना है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। उस दायराकार से बाहर निकलकर अपनी वुसअत को बढ़ाना पड़ेगा और सोचने की वुसअत को मज़ीद वसी करना पड़ेगा ताकि आप कुछ मुनफरिद लेकर आ सके, इजाद करें, अपनी जो एक शख्सियत है उसको भी कह ले कि दूसरों से अलग दिखा सके। तो वो तभी होगा जब आप अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू करेंगे, एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे। तो जनाब ये था आज का हमारा पैगाम जो हमने आपके तक पहुंचाया है। अभी आगे बढ़ते हैं और जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज कुछ हमने किचन में हमारी जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए होते हैं ना, उनके हवाले से हमने बात करनी है। हमारी आपको पता है किचन में बहुत सारे मसाला जात, जड़ी बूटियाँ मौजूद होती हैं जो आपकी बीमारी का इलाज होती है। हल्दी, दालचीनी, शहद, पुदीना, इलायची, लौंग, जैतून का तेल बहुत सी बीमारियों और उनकी अलामात में हिफाजत का काम भी करती हैं। अब पाकिस्तान में हर तरह की जड़ी बूटी और मसाले दस्तयाब हैं। जड़ी बूटियों और मसालों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, वाइटमिन्स, मादनियात शामिल होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। अब ग़िज़ाओं में मसाले के मुनासिब इस्तेमाल से जो है ना हम तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। ताज़ा मसालों में आपको पता है हरा धनिया हमारे घर में आता है, पुदीना आता है, इस तरह बाकी चीज़ें आती हैं। खुश्क मसालों में नमक, इलायची, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, मेथी,
जो लौंग है, दालचीनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब इनका कितना इस्तेमाल करना है कि ये हमारी सेहत के लिए कैसे मुफीद साबित हो सकती हैं, आज हमने इस पर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमने डॉक्टर हिबा उस्मान को आज दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिबा, जितने भी हमारे घर में स्पाइसेस एंड हर्ब्स मौजूद होते हैं, बट हमें उनकी अफादियत का नहीं पता है कि हमारी सेहत के लिए कितने मुफीद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हल्दी से शुरू कर लेते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल हमारे लिए कितना अच्छा है। स्पाइसेस देखें, अगर लिमिटेड अमाउंट में हम अपने फूड में यूज़ करें तो उसका बहुत फ़ायदा है, लेकिन कुछ स्पाइसेस का तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है कि उसको अपने मतलब खाने में इस्तेमाल लाजमन करें। जैसे आपने हल्दी का जिक्र किया, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी एजिंग को कंट्रोल करती है, बच्चों में जो बोन हेल्थ डिस्टर्ब होती है, ग्रोथ के लिए, मिनरलाइजेशन के लिए ये बहुत मतलब हम कहते हैं गोल्डन मिल्क। बच्चों को अमूमन हम हल्दी वाले दूध को मैं कहती हूँ पेरेंट्स को कहा गोल्डन मिल्क है, तो वो गोल्डन मिल्क समझ के ना बहुत अच्छे तरीके से पी लेते हैं। ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। कैल्शियम यानी कि दूध के अंदर अगर आप हल्दी डाल के बच्चों को देते हैं, और ये ना कि आप जो दूसरी चॉकलेट इंग्रेडिएंट डाल के देते हैं, उससे बेहतर है अगर आप हल्दी डाल के दें। उनकी ग्रोथ, उनकी माइंड डेवलपमेंट, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो जाहिर सी बात है जब इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो वो जितने भी वायरस बैक्टीरिया जो उनको हिट करते हैं उससे बच सकते हैं। बच्चों की डाइट में बच्चों को नहीं, बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी गोल्डन मिल्क, बड़े भी पी सकते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है। जो हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, अर्थराइटिस का जिनको मसला होता है वो भी लें। अब आजकल सर्दियां आ रही हैं, रात को हाफ कप, जिनको दूध को डॉक्टर्स ने नहीं मना किया वो रात के टाइम आधा कप दूध या 1 कप दूध, नींद गर्म दूध में हल्दी डाल कर लाजमन लें। अब ये एक हल्दी का फ़ायदा है जो हम अब देखें, जब हम खाना तैयार करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा भूनते हैं अपनी हांडी को ऑयल के साथ, तो वो मतलब इनकी भी एक ऑक्सीडेंट वैल्यूज़ होती हैं जो वो डीनेचर हो जाती हैं। हमें जो खाना खाकर वो फ़ायदा नहीं मिलता जो हमें लेना चाहिए। आपने देखा होगा बाहर के मुमालिक में बस हल्की सी स्पाइसेस डालकर स्टीम में रखते हैं और वो खा लेते हैं और उनको उसका फ़ायदा पता है। लेकिन हम यहाँ पे जब तक ऑयल नज़र ना आ जाए वो हांडी में से, तो हम कहते हैं कि अभी तक अच्छी तरह भुना नहीं गया। तो कोशिश करें स्पाइसेस को कम भुने, अच्छा, ताकि उसकी जो अफादियत है वो ख़त्म ना हो जाए। अब हल्दी जो हमारे घरों में जो पाउडर पड़ा होता है, हम वही वाली हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? लेकिन कोशिश करें कि फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक हल्दी का इस्तेमाल करें। लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अब नहीं करते। वो लाते हैं, उसको धोते हैं, ड्राई करते हैं धूप में, फिर उसको पाउडर बनाते हैं और वही फायदेमंद ज़्यादा है आपकी बोन के लिए। घरों में दूसरी वाली डब्बे वाली प्रोसेस उसमें कलर डाल देते हैं, प्रोसेस हो जाती है। तो कोशिश करें उससे वो मतलब हम अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करते हैं कि हमारे खाने में ज़रूरी है, लेकिन अब तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वो मुश्किल लगता है उसको लाकर ड्राई करना, तो आप उसको ऐसे ही लाकर, जैसे अदरक का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही थोड़ा सा आप लाकर उसको कूट कर आप यूज़ कर सकते हैं, हम ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं। उसका ज़्यादा फ़ायदा है। उसको भी मैं यही कहूँगी कि उसको आपने भूनना कम है। हर चीज़ को आपने ऑयल के साथ ज़्यादा हीट पे नहीं भूनना, वो डीनेचर हो जाता है। स्टीम में ज़्यादा पकाना है, आप वो उसकी तरफ ज़्यादा जाएं। दूसरा, अब जैसे आपने लहसुन और अदरक की बात कर ली है, तो ये लहसुन और अदरक क्योंकि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, हमारी हांडिया में भी यूज़ होते हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत से लोग जो है लहसुन का ख़ास तौर पर इस्तेमाल निहार मुँह भी कर रहे होते हैं। तो लहसुन खाना क्या फ़ायदेमंद है हमारे जिस्म के लिए, और क्या क्या इसकी अफादियत है? मैडम, लहसुन खाना फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत से लोग जो है ना, जो हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं, वो अपनी डॉक्टर्स के हिदायत के मुताबिक नहीं अमल करते और उनको पूछे बगैर वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन भी साथ ले रहे होते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं साथ साथ। तो वो एंटी प्लेटलेट्स का काम करते हैं, और तो वो दोनों चीज़ें आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो आप किसी अच्छे क्लिनिकल डाइटिशियन से देखें कि वो आपकी बॉडी के लिहाज से आपकी जितनी डोज जा रही है मेडिसिन की, उसके लिहाज से आपको क्या सूट करता है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि यूट्यूब से या कहीं से देख कर के ये फ़वाइद हैं, लेकिन आप अपने ऊपर देखें कि आप प्रेजेंट कंडीशन कहाँ लाए कर रहे हैं और वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। उसके लिए डॉक्टर्स बैठे हुए, अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इस्तेमाल करें, इतने इस्तेमाल से आपको कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल से आपको होगा, ये आपको नहीं पता, ये डॉक्टर को पता है। तो कोशिश करें, अगर एक न्यूट्रल बंदा है और उसको कोई बीमारी नहीं है और अगर वो लहसुन का इस्तेमाल करना चाह रहा है या चाह रही है तो वो कर सकता है। एक तो मतलब एक जो क्लॉव होती है उसकी वो
डेली आप खाएं, आपकी बॉडी अच्छी होती है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपकी मतलब आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अच्छा। आपके स्किन मतलब आपकी बॉडी में जो एंटी प्लेटलेट्स का काम होता है वो भी करते हैं आपके। अच्छा। आपका मतलब एक तो जवा रोज खाते हाँ हैं जी। लोग, कहते हैं जी खाएं आपकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अदरक भी बहुत अच्छा। देखिए अदरक की तो बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी है ना, कि आपको ब्लॉटिंग के लिए, जिनको गट इश्यूज हैं, जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, जिनको गैस बहुत ज़्यादा आती है, वो अदरक का इस्तेमाल करें। आप देखिए जब भी हम सब्जी या गोभी वगैरह, आलू वगैरह बनाते हैं तो हम घर में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा, क्योंकि वो हमें गैस्ट्रिक इश्यूज करते हैं। तो जिन खानों में आपको लगता है कि मतलब कि मुझे गैस ट्रबल करती है या मुझे एसिडिटी होती है, तो अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। अच्छा। और लहसुन जो है वो जो सुबह निहार मुंह या वो खा सकते हैं, एक जवा उसका? हाँ जी, एक जवा खा सकते हैं, क्लोव जिसको कहते हैं। हाँ। एक खा सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप एक नॉर्मल एक बैलेंस डाइट मतलब लेना चाह रहे हैं, और उसको भी अब मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ को एक रूटीन का हिस्सा ना बना लें। अल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ किया गया, 1 वीक अगर आपने यूज़ कर लिया, उससे नेक्स्ट वीक कुछ और यूज़ करें, उससे नेक्स्ट वीक कुछ और। हर बॉडी को हर चीज़ की आदत डालें, क्योंकि कहते हैं आपकी एक्नी के लिए जो है ना वो लहसुन बहुत अच्छा है। मैडम आप मैंने जैसे कहा आपकी स्किन को फ्रेश करता है, तो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड इन्फॉर्म रखता है, तो जाहिर से आपका गट अच्छा होता है। स्किन एक्नी क्यों निकलती है आपकी बॉडी में, आपकी स्किन पे क्यों फेस पे आती है? क्योंकि आपकी गट अच्छा नहीं होता, मैदा अच्छा नहीं है आपका। जब आपने नोट किया होगा, जब मोस्टली कॉन्स्टिपेशन होती है या बहुत से कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज होते हैं उनको ही फेस पे एक्नी निकल रही होती है, क्योंकि उनकी वाटर इनटेक नहीं अच्छी होती है और वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं। नेचुरल चीज़ों की तरफ कम जाते हैं और जो है ना सप्लीमेंट्स का, हाँ जी, प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। साफ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें पी लेते हैं। लेकिन अब देखें, जैसे आपने बात की है सब्जियों में, अगर आप करेले का भी देखें तो हम करेले का जूस भी स्किन एक्ने के लिए कहते हैं। होता थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन वो बहुत ग्लो करता है आपकी स्किन को। बच्चियां पी लेती हैं जिनको पता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपके बेनिफिट्स क्या अच्छा, दूसरा करेले का जूस आपने कहा है, बहुत से लोग जो है ना लहसुन का भी पानी निकाल के या वो भी पीते हैं, वो अच्छा, भी ये वेट लॉस के लिए, वो भी बहुत कारामद है वो। हाँ जी है, लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि बहुत सी बच्चियों को या मेल फीमेल्स जो हैं उनको जब ये यूज़ करने लग जाते हैं, उनको पहले तो एसिडिटी इशू नहीं होते एकदम से। अब उनको डोज नहीं पता होता। अगर हमने कहा 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करें उसके जूस से, तो हो सकता है वो आपके लिए एज आप कह दें कि हम जैसे हम टेस्टर के तौर पे उनको कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा, स्लो एंड स्टेडी 15 डेज के बाद उसको ज़्यादा कर लें उस डोज को, लेकिन स्किप करें बीच में से थोड़ा टाइम पे। रेगुलर एक चीज़ मत लेते रहें कि आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर दे और आपको जो है उसके वर्ष रिएक्शन फायदे ना आए। इंपॉर्टेंस एक कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल अगर आप ऐड करते हैं तो उसका एक फंक्शन एक टाइम तक आपको शो होता है। बहुत से पेशेंट्स हमने देखे, वो कहते हैं कि हम दालचीनी का इस्तेमाल तो करते ही रहते हैं, वो करते ही रहते हैं, उसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरी कोई चीज़ ऐड करें, सौंफ का पानी ऐड करें, जीरे का पानी ऐड करें, ये सारे आपके स्पाइसेस में ही ऐड होते हैं। तो उनको जो है ना, उनको हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन रखें ताकि आप एक बैलेंस लाइफ गुजार सकें। अच्छा, ये दालचीनी, सौंफ और जीरे का पानी आपके वेट लॉस के लिए फ़ायदेमंद है? हाँ जी फ़ायदेमंद है, लेकिन इसको एक टाइम पे एक चीज़ इस्तेमाल की जाए, कोशिश करें। और अगर आप सौंफ को इस्तेमाल कर रहे हैं दालचीनी के साथ, दैट्स फाइन। सौंफ को इस्तेमाल करें अजवाइन के साथ, फाइन। सौंफ आपको एज अ सूथिंग इफेक्ट भी देता है। अगर आपको कोई उस कावे से मसला हो रहा है या ब्लॉटिंग हो रही है या कोई गट इश्यूज़ हैं तो उसको वो सॉर्ट आउट कर देता है। लेकिन आप एक टाइम पे कोशिश करें 1 वीक एक चीज़ इस्तेमाल करके देखें कि उसके आपको क्या फ़ायदे आ रहे हैं। ठीक है। और इसका इस्तेमाल कब करना है? बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह निहार मुँह आपने ये इसका पानी पीना होता है। अच्छा, हम ना समर्स में हम कहते हैं कि रात को 1 ग्लास डिप करके 1 इंच की दालचीनी की स्टिक है, वो रात को 1 ग्लास ऑफ वाटर में डिप करके साइड टेबल पे रख लें और उसको जो है ना सुबह ऐसे ही उठते साथ ही निहार मुँह पी लें। अब अगर जैसे विंटर्स आ गए हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, तो कोशिश करते हैं जो रात का डिप किया हुआ उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें। बस ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। और अगर आपने देखें आजकल जो मौसम ऐसा है, पानी कम पीते हैं क्योंकि ठंड आ गई है, तो इसलिए कोशिश करें। लोग का बड़ा मिसकंसेप्ट है कि इस मौसम में डिटॉक्स पियेंगे तो दर्दें होंगी, इस मौसम में डिटॉक्स पियेंगे तो ये, लेकिन आपने वाटर इनटेक करना है, मिनरल्स को अपने अंदर लेकर जाना है। तो कोशिश करें डिटॉक्स का इस्तेमाल भी करें। दालचीनी आप डिटॉक्स में भी डाल सकते हैं, सौंफ का भी डिटॉक्स पी सकते हैं आप, अजवाइन का भी डिटॉक्स पी सकते हैं आप, जीरे का भी, यानी कि आपने ½ टीस्पून सारी वेजिटेबल्स में वो डाल देना और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज आपको सारा दिन मिलती रहेंगी। अच्छा, दूसरा नमक हमारी
डेली रूटीन के लिए कितना ज़रूरी है? कि बहुत से लोग इसको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर देते हैं, क्या वो ठीक होता है? अच्छा देखिए, दो टाइप के सॉल्ट्स तो बहुत है। बेमू सॉल्ट भी है, टेबल सॉल्ट है जिसको हम सी सॉल्ट्स कहते हैं, और हिमालय सॉल्ट भी है। हिमालय सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं, काला जिसको पिंक सॉल्ट कहते हैं, और वाइट सॉल्ट, दोनों में ये फ़र्क है कि वाइट सॉल्ट प्रोसेस्ड फॉर्म में आ जाता है, उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड है और बाकी मिनरल्स उसमें एक्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन पिंक सॉल्ट में वो सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये सॉल्ट बेटर देन वाइट सॉल्ट, कि आप पिंक सॉल्ट, हिमालय सॉल्ट का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो एज़ कम्पेयर टू वाइट सॉल्ट, और कोशिश करें कि सॉल्ट को वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऑयल में मत मतलब इतना ज़्यादा उसको मत भूनें कि वो डी नेचर हो जाए। देखें, वाइट सॉल्ट जब हम हांडी में डालेंगे वो वैसे ही एक्सट्रैक्ट हुआ, प्रोसेस हुआ है, तो उसका वो ज़ीरो है आपके लिए। और वैसे भी आपकी बॉडी के अंदर सोडियम जितना जाएगा वो आपको नुकसान ही देगा। मतलब पिंक सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं रादर देन कि आप वो जो वाइट सॉल्ट है जो हम लोग घर में यूजुअली यूज़ करते हैं वो ना यूज़ करें। वो आपके हेल्थ के लिए वैसे भी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, फ़ायदियत है ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है, वो उल्टा आपको नुकसान ही देगा। तो ये कुछ स्पाइसेस एंड हर्ब्स जो हमारे घरों में पड़ी हुई होती हैं, हमारी कैबिनेट्स में पड़ी होती हैं, वो हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी हैं, उस पर हमने बात की है। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। और जनाब, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, और वो है बच्चों के हवाले से चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअली अब्यूज़, ये जिनसी तशद्दुद के जितने भी वाक़यात हैं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता जा रहा है। आए रोज़ हम सुनते हैं कि जनाब बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो है ना ये जिनसी तशद्दुद के वाक़यात पेश आते हैं। घर में हमारे जो बच्चे काम कर रहे होते हैं, जो मुलाजिम होते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अपनी कह लें कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो उन बच्चों के ऊपर उतारी जाती है। वर्कशॉप्स में छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम कर रहे होते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये वो मामलात हैं जिनके बारे में आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे माशरे में इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं, लॉज हैं, बट कहाँ पर मसला आ जाता है? रेगुलेशंस में, इम्प्लीमेंटेशन में, कि इसके ऊपर अमल दरामद किसने कराना है। अमल दरामद हमारी हुकूमत ने कराना है, हुकूमत वक्त इंतज़ामिया ने करवाना होता है। लेकिन हम जहाँ तक हो सकता है हम अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। और आज इसी वाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो किस तरह बच्चों का जो इस्तेहसाल किया जाता है उसके ऊपर हमने बात करनी है। उनको किस तरह एक महफूज माहौल दिया जा सकता है उस पर हमने बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो उनसे जानेंगे कि इस बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक को किस तरह कह लें कि मैनेज किया जा सकता है या कोप अप किया जा सकता है। इसके साथ डॉक्टर नबी आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबिया, जिस तरह मैंने बात की है कि आज बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है जी, बच्चों के हवाले से, ख़ास तौर पर कि जितना जदीद दौर होता जा रहा है ना, हमें बच्चों को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, उसी तरह उन्हें कह लें कि खुली फ़िज़ा में एक खुला माहौल देना चाहिए और अवेयरनेस भी उसी हवाले से देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। वो पहले हमारा दौर होता था जब हम छोटे होते थे, जब हर चीज़ को छुपा के रखा जाता था। हम सवाल नहीं कर सकते थे कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच, हमें पता भी नहीं होता था, ना हमें घरों में बताया जाता था। तो अब ये माहौल को किस तरह हमने इवॉल्व करना और बेहतर करना है, बिकॉज़ ये जो सेक्शुअल अब्यूज़, जिनसी तशद्दुद, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, इस वक्त वालिदैन को बहुत सख्त ज़रूरत है कि वालिदैन बच्चों को तालीम और तरबियत दोनों से आरास्ता करें। सही। एक तो उनको हौसला दें, हिम्मत दें, बच्चों को डरा के ना रखें, बच्चों को किसी खौफ में मुब्तला ना करें कि जिसमें अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कोई गुड टच बैड टच के हवाले से नहीं भी पता और उन्हें वो कोई चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, तो वो छुपाते हैं इस चीज़ को। बच्चे डरते हैं क्योंकि खौफज़दा हो जाते हैं। जाहिर है इतना बड़ा एक चीज़ जो है बच्चों के साथ हो रही है, और आपके पाकिस्तान में हम सब देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये चीज़ बढ़ती जा रही है, इसमें कमी नहीं आ रही। ये अगर आप जो है वो 1996 में देख लें तो चंद लाख बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर थे, जिनके साथ जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात बहुत आम हैं, और आज करोड़ों की तादाद है बच्चों की। अब यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि 2024 में जब ये एंड हो रहा है तो हमारे पास बच्चों की करोड़ों में तादाद है जो चाइल्ड लेबर हैं, जो सिग्नल्स पे बच्चे जो है वो भीख मांगने वाले हैं, जो बच्चे कारखानों में काम करने वाले हैं। अच्छा, ये बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं।
ज़्यादातर बिल्कुल एक्सपोज ज़्यादा होते हैं बिल्कुल क्योंकि ये बच्चे जो है वो इजी एक्सेस होते हैं Exactly. और फिर ये उन जाहिल लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई जो है वो तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, जो अपनी जिनसी हवस मिटाने के लिए इन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। नाउज़ुबिल्ला, ये हरकतें, ये चीज़ें वहाँ उस माशरे में होती हैं जहाँ जहालत बढ़ जाती है, हाँ जी। जहाँ आप शऊर नहीं दे सकते। बच्चों को हमेशा बताएं कि अगर आपको कोई गैर महफूज जो है वो हाथ लगाता है, आपको जो है वो आपके प्राइवेट पार्ट्स पर टच करता है, तो आपने फौरी तौर पे उसका रिएक्ट करना है। ये वालिदैन बताएंगे बच्चों को। लेकिन जिन बच्चों के वालिदैन नहीं हैं, जो बेचारे बच्चे सड़कों पर काम करते हैं या कहीं अपने जो है वो वालिदैन को या बच्चों को, अपने घर वालों को पालने के लिए काम कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस जो है वो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं या जो बड़े हैं वो देंगे। वो उनको बताएंगे कि किस तरह आपने इनकार करना सीखना है। एक तो ये कि 3 चीज़ों का जो है वो बहुत ख्याल रखें। बच्चों को 3 चीज़ें लाजमी सिखाएं कि बच्चे अगर खुदा ना खास्ता किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ पे कोई ऐसा शख्स उनको वर्गलाने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चों को ना मीठी चीज़ें दे के, चॉकलेट्स दे के, चिप्स दे के, उनकी पसंद की चीज़ें दे के जो है वो वर्गलाया जाता है। तो जहाँ पर आप देखें कि इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि बच्चों को जो है वो कोई चीज़ दी जा रही है खाने के लिए, और कोई ऐसा शख्स है कि जो आपका कोई एतमाद वाला है लेकिन आपका कोई इलाकेदार है, मोहल्लेदार है, कोई इस तरह का दूर का रिश्तेदार है, तो बच्चों को सिखाएं। दूर का रिश्तेदार क्या, ये एतमाद में लोग मारे जाते हैं। हम कितने ऐसे केसेस देखते हैं कि अपने ही घर में अपने फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज का शिकार कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ ऐसे केसेस बच्चे गैर महफूज हैं। आपके बच्चे तब तक गैर महफूज हैं जब तक आपने उन्हें एजुकेट नहीं किया, जब तक आपने उनसे खौफ दूर नहीं किया। बच्चों को बाकायदा अपने पास बिठा के, ये स्कूल्स की भी जो है वो होना चाहिए, वहाँ पे भी प्रॉपर जो है वो बच्चों को सिखाना चाहिए। टीचर्स, मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो मेरी अम्मी भी और टीचर्स भी वो बताया करते थे कि बेटे आपने कभी भी किसी अजनबी जगह पर अकेले नहीं जाना, और अगर किसी घर में कोई मौजूद नहीं है तो आपने सिर्फ बेल बजानी, और जब तक अंदर नहीं जाना, कोई अंकल आपको ये कहे कि अंदर आ जाओ, तो आपने नहीं आना जब तक कोई आंटी बाहर ना आए। और ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। और किसी के भी दरवाजे पे खड़े होकर बात करनी है या किसी को कोई चीज़ पहुंचानी है तो दरवाजे पे खड़े होकर, आपने किसी के घर के अंदर एंट्रेंस नहीं। बिल्कुल। आज बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट मुंह उठा के डायरेक्ट जो है वो अंदर चले जाते हैं। और इलाके वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार जो है वो इतने यूज्ड टू होते हैं। देखें, इंसान मार वहाँ खाता है जहाँ एतबार ज़्यादा होता है, दोस्ती में भी। और वालिदैन अपने बच्चों के मामले में जो ये अब्यूज़ चल रहा है, बच्चों के जिनसी एहतसाल चल रहा है बच्चों का, इस हवाले से भी मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली जिस तरीके से बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये इंतहाई संगीन जराइम में शामिल होता है। लेकिन हम पता क्या सोचते हैं, हमारा माइंडसेट ये है डॉक्टर नबिया कि एक सर्टन एज आएगी बच्चों की, तब हम बच्चों को बताएंगे कि भाई ये आपके लिए बैड है, ये आपके लिए गुड है, अगर कोई इस तरह करेगा तो आपने उसको इस तरह रिस्पॉन्ड बैक करना है। बट अब तो छोटे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है कि छोटा बच्चा है तो उसके साथ इस तरह की बात नहीं करनी है, उसे नहीं बताना है, उसका एक्सपोजर नहीं है अभी। तो जब वो एक सर्टन एज तक पहुंचेगा या बलूगत की उम्र में पहुंचेगा तो तब उसके साथ ये जो है ना डिस्कस करनी है कि ये चीज़ें इस तरह होनी चाहिए। अच्छा देखिए, बच्चों को आप ये तो बता सकते हैं कि बेटे किसी अजनबी के साथ आपने गाड़ी में नहीं बैठना। अगर कोई अंकल, कोई भाई या कोई भी रिश्तेदार आपका जो है वो अकेले आपको बिठा के गाड़ी में बिठाना चाहता है या बाइक पे बिठाना चाहता है आगे, तो आपने नहीं बैठना। आप उन्हें छोटी छोटी बात तो बता सकते हैं कि किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, किसी के घर नहीं जाना। हाँ जी, ऐसे या आप उन्हें ये तो बता सकते हैं, उनसे दोस्ती तो कर सकते हैं ना। वालिदैन तो आज दोस्त ही नहीं है बच्चों के, जो हैं उनके बच्चे सेफ हैं, बिल्कुल ऐसे सिक्योर हैं। उसकी वजह ये है कि बच्चे फ़ौरन से वालिदैन को सबसे पहले आके बताएं। बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि अगर कोई भी उनसे गलत बात करता है, कोई भी शख्स उनकी तरफ गलत नज़र से भी देखता है, तो वो आके अपने पेरेंट्स को बताएं कि ये शख्स हमें ऐसे देख रहा था। अगर कोई बहुत घूर घूर के देख रहा है बच्चों को, ये मैं बच्चों से भी कहूँगी कि बच्चे इस चीज़ को जो है वो समझें कि अगर कोई मुसलसल आपकी तरफ नज़रें जमा के देख रहा है और आपको ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन कर रहा है, ये बच्चों, छोटे बच्चों को मैं बता रही हूँ कि वो खास तौर पे इस चीज़ पे फोकस करें, वहाँ से फ़ौरन मूव कर जाएं। वहाँ पे रुक के उस बंदे की आंखों में आंखें डाल के बातें करने की या उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फौरी तौर पर आप वहाँ से मूव करें। जो बंदा आपको टारगेट करेगा ना, वो सबसे पहले आपको गौर से देखेगा। उसकी आंखों का जो एक, आपकी आंखों के साथ जो एक कम्युनिकेशन है ना, वो स्टार्ट होगा। उसके बाद वो आप पर हमलावर होगा या आपको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। और उसके पास लाजमी बच्चों को वर्गलाने के लिए कोई ऐसी चीज़ होगी, बिल्कुल। फिर वो उन्हें पकड़ेगा
और फिर वो अगर तो वो मतलब कोई रिश्तेदार है तो वो प्यार से वर्गला के ये हरकत जो है वो करेगा, और अगर कोई बाहर का बंदा है तो वो तो ज़ाहिर अगवा करके भी ये सब चीज़ें जो है वो अटैम्प्ट हो रही हैं। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, इसमें हमारी पंजाब पुलिस का बहुत अहम हाथ है, उनको मैं ट्रिब्यूट पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मेरी दोस्त भी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये लोग वो हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए आगे आके जिन्होंने काम करना शुरू किया। घरों में बच्चे काम कर रहे होते हैं, मुलाजमत कर रहे होते हैं, कारखानों में, वर्कशॉप्स पे जो बच्चे कर रहे होते हैं, फिर उनके लिए क्या कर सकते हैं? बिकॉज वो उन जो जिस उम्र में उन्होंने स्कूल जाना होता है वो उस वक्त मुलाजमत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। वो खौफ के मारे भी अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे होते हैं कि अगर हम बताएंगे तो हमें या तो मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा, या हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम लोग तो अर्निंग वन है तो हम कैसे घर में पैसे भेज सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम होता है, खौफ भी बहुत ज़्यादा है बच्चों के। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बच्चों के सबसे पहले तो ये कि 16-18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो आपको रखना ही नहीं चाहिए मुलाजिम, ये कानूनन जुर्म है। पाकिस्तान के आर्टिकल 11 में जो है वो ये लिखते हैं कि एक जिम्मेदार जो पाकिस्तानी है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 16 साल से कम उम्र बच्चे को जो है वो अपने घर मुलाजिम नहीं रख सकता। आप जिम्मेदार शहरी बने, आपका आर्टिकल आपको कह रहा है, आर्टिकल 11 जाके आप जो है वो पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये चाइल्ड अब्यूज़ के वाले से और आपके ये जो बच्चों को जो है वो घर में मुलाजिम रखने के वाले से क्या चीज़ें जो है वो आपके सामने आ रही हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोग अपने काम जो है वो मासूम बच्चों पर लाद रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, छोटा सा बच्चा है, 8, 9, 10 साल का बच्चा है, उसको घर में रखा हुआ है, सफाइयाँ भी वो कर रहा है, वो उसका काम ही नहीं है, वो किचन में भी काम कर रहा है, वो उसके नन्हे मुन्ने हाथ इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देते। ये उसके पढ़ने का वक्त है, ये उसके कुछ सीखने का, अपने बचपन को एंजॉय करने का वक्त है। लेकिन देखें कैसी जो है वो कसम पुरसी की हालत है यहाँ पर, कैसी हमारे पास जो है वो मुफलिसी में हम आ चुके हैं कि ज़्यादातर बच्चे मासूम बच्चे अपना घर पालने के लिए जो है वो दूसरों के घर में मुलाजमत करते हैं, और फिर अपनी ही उम्र के दूसरे बच्चों को जो है वो अच्छा खाते और पहनते देखते हैं। कितना आप उन्हें मेंटली टॉर्चर दे रहे हैं और कितना आप उन्हें फिजिकल टॉर्चर दे रहे हैं। दोनों तरह के टॉर्चर जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में आम हो चुके हैं, और इसकी बहुत सख्त सजा भी है, इसका जुर्माना भी है, लेकिन इसकी कोई हद नहीं है। इसकी कोई हद नहीं है। देखिए सबसे पहले इंसानियत है, आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप मासूम बच्चे को अपने घर में मुलाजिम रखेंगे ही नहीं। छोटे बच्चे संभालने के लिए बच्चे रख लेते हैं लोग, बिल्कुल ऐसे। आप एक मासूम बच्चे को उस बच्चे के हवाले कैसे कर सकते हैं? और फिर आप ये देखें तशद्दुद के वाक़यात आते हैं सामने, बच्चों को जला दिया जाता है, बच्चों को जो है उनके हाथ पाँव जो है वो तोड़े जाते हैं, किस तरह उन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये जो और ये वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, जो उनकी कहीं नहीं निकल रही, वो अपने से मजबूर पे गरीब बच्चे पर जो वो निकाल रहे हैं। आप उसे कपड़े इस्त्री करने के लिए दे रहे हैं, उसके नन्हे मुन्ने हाथ अगर वो जला देंगे तो आप उससे शिकायत नहीं कर सकते, कसूरवार आप खुद हैं। आप अगर उसे शीशे के बर्तन धोने के लिए दे रही हैं और उसने वो बर्तन तोड़ दिए हैं तो आप जिम्मेदार हैं, वो बच्चा जिम्मेदार है, बच्ची जिम्मेदार नहीं है। आपके घर में वो सफाई कर रही है और उसको कोई चीज़ जो है वो चुभ गई है, कोई उसको जो है वो चोट लग गई है, तो उसकी जिम्मेदार वो बच्ची नहीं है, उस पर उसको डांटना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ रवैयों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे, अपनी सोच पे पॉजिटिव वर्क नहीं करेंगे, हम ना बच्चों के साथ और ना ही जो है वो मासूम बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की भी ज़ाहिर है एज लिमिट्स होती हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, मिडिल एज हैं, फिर थोड़े बड़े बच्चे हैं, हाँ एडल्ट्स आ जाते हैं। तो ये तीनों स्टेप्स में बच्चों की तीन मरहलों में जो है वो परवरिश होती है। ऐसे नहीं होता कि छोटे बच्चे को आप जैसे ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही उससे बड़े बच्चे को भी ट्रीट करेंगे। और मैं समझती हूँ कि कानून को मजीद सख्त होना चाहिए। अगर हमारे आर्टिकल को जो है वो आप पढ़ें समझें तो आपको पता लगेगा कि आप घर में छोटे बच्चों को नहीं रख सकते नौकरी के लिए। कवानीन मौजूद हैं, ये आर्टिकल 11 आप बात कर रही है ना कि आर्टिकल 11 की अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए कि आप 15 साल से छोटे बच्चे को घर में नहीं रख सकते काम करने के लिए, या कहीं पर भी बाहर जो हम लोग कारखानों में देखते हैं, वर्कशॉप्स पे देखते हैं, रेस्टोरेंट्स में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो मुलाजमत कर रहे होते हैं, ये इलीगल है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये इतना ज़्यादा परवान चढ़ रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है बिकॉज हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अमल दरामद नहीं होता कवानीन के ऊपर, इसलिए ये खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारा मुआशरा जो है आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, हम लोग क्यों आगे नहीं जा रहे, तरक्की की तरफ क्यों नहीं गामजन हो रहे, वो इसी वजह से है। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर हमने बात की। डॉक्टर नबीहा अली खान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
जनाब, क्या खूब कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने। पार्किंग कंपनी सफ़ेद हाथी उसको करार दिया गया। रेवेन्यू को पौने अरब के खसारे पर कह लें कि उसको धचका लगा है। शहर में 200 से ज़ायद रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड से ओवरचार्जिंग की जा रही है। 8 महीने से कंपनी बोर्ड का माहाना जो इजलास है वो भी इल्तिवा का शिकार होता जा रहा है। दूसरा ये कि सिफारिशों पर बड़े ओहदों की पुरकशिश सीटें भी नीलाम कर दी गई हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि शहर लाहौर में जो गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार है, आप जहाँ पर भी चले जाएं आपको गैर कानूनी तजावुज़ात नज़र आते हैं। आप कहीं फुटपाथ पर नहीं चल पाते हैं, आप कहीं भी चले जाएं तो आपको ट्रैफ़िक की जो रवानी है वो मुतासर नज़र आती है। और ट्रैफ़िक की रवानी मुतासर होगी, ट्रैफ़िक जैम रहेगा तो फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ती जाएगी। तो जितने भी लाहौर शहर के बड़े बड़े मसाइल हैं उसमें से एक बड़ा मसला गैर कानूनी तजावुज़ात का और पार्किंग स्टैंड्स का भी है। तो इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ़ रिपोर्टर लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से हमने बात करनी है। जैसे मैंने बात की है कि बहुत और मसाइल हैं शहर लाहौर के, उनमें से एक बड़ा मसला गैर कानूनी तजावुज़ात का भी है। क्यों नहीं इसको हल किया जा रहा है? क्या ये इसी तरह रहने वाला है सारे मामलात? क्योंकि ये भी एक बड़ा कॉज है कि हमारी जो स्मॉग है, फ़ज़ाई आलूदगी है, उसमें इजाफे का। देखिए मुनीबा, बड़ा अहम मसला है और ये मसला तो लोगों की अपनी, हर बंदे की, मेरी आपकी, हर बंदे की ना घर की रोज़गार के साथ है, इकॉनमी के साथ है। हाँ जी। अब हर बंदे ने काम पे जाना ही जाना है रोज़ाना रोज़गार के लिए, और बच्चों के लिए रोज़ी जो है वो कमा कर आनी है। अब दुकान खोलना तो कोई नहीं है कि दुकान खोल सकते हैं आप और उसमें आप अपना अच्छा रोज़गार भी कमा सकते हैं, मगर चूँकि महंगाई का जो इसका तूफ़ान है वो इतना ज़्यादा है कि हर दुकानदार अपने आगे कोशिश करता है कि एक ठेला लाजमी लग जाए या एक स्टॉल लाजमी लग जाए, और उसके लिए वो 5 फुट 10 फुट जो है बाहर से भी सड़क जो है ना वो मिला लेता है, और लेता है, उसको ठीक मिलाने है। का भी एक बुरा तरीक़ाकार होता है। अच्छा, मगर मकसद ये क्या है, ये है कि ये हमने ना सालों से देख रहे हैं, हमारे से पहले भी ये चल रहा होगा, हर जगह पे यही सूरत हाल है। मगर अब लाहौर, चूँकि हमने ख़ुद लाहौर को, लाहौर एक कैफियत का नाम है। आप देखें कहीं पे भी जाते हैं तो आपको शहर लाहौर अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ये लाहौर को हमने खुद ही ना बिल्कुल तबाह कर रहे हैं, बल्कि कर दिया है, जिसके अंदर आलूदगी की शरह 2000 इंडेक्स IQ लेवल जाए, बिल्कुल, तो जिसके अंदर जो है आप रात को 24 यानी कि पूरा दिन पूरी रात भी घूम सकते हैं, और उसको हम तबाह कर रहे हैं। इसकी मुख्तलिफ आर्टरीज थी जिनको एक मॉडल तरीके से बनाया जाना था, और ये सारा सरकार का काम होता है, ना कि लोगों को आपने इतना ज़्यादा दबाव, प्रेशर और हरास करना है। मकसद ये है कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो बाहर कोई ठेला, कोई स्टॉल लगा सके, कोई कारोबार कर सके। मैं कहता हूँ बेहंगम जो है आपकी पार्किंग जो है, अच्छा, आपको यानी कि 2 लाइनों की इजाज़त है, 4 लाइनें लगी हुई हैं। सही। अब आपका हाल रोड देखें, उसकी आर्टरी में जाते हुए ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। आपके लेफ़्ट राइट पे इतनी पार्किंग है, बाइक्स की बाइक्स हैं। यानी कि मैंने एक दफ़ा, यानी कि दोस्त हैं वहाँ पे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वहाँ पे कम से कम 5 से 5,500 6,000 बाइक्स लगती हैं। ये शायद मैं कम कह रहा हूँ, अच्छा, शायद मैं कम कह रहा हूँ। और ये तकरीबन कितना हिस्सा होगा हाल रोड का, इसकी जो मेन आर्टरी है। अगर हम माल से जाएं तो मैक्लोड रोड की तरफ निकलते हैं तो मेरा ख्याल है तकरीबन बहुत मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं बनती, यानी कि 1000 जो फीट है वो भी नहीं बनती होगी। मगर शायद इसके राइट लेफ्ट जब हम जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी नहीं गुजर सकती। इवन कि कोई चीज़ आपने ले ली है तो अंदर लोडर आप नहीं जा सकते हैं, कोई भी लोडर नहीं आ सकता, यानी कि आपको उठाकर बाहर तक आना पड़ता है। अब बाहर जो इसकी आर्टरी है, जो इसका मेन हुसन है, जहाँ पे आपने अंदर जाना है, और मेन मॉल रोड है जिसके लिए आप हर साल करोड़ रुपए के फंड्स लगाते हैं, वो भी आपको जो है बंद दिखाई देती है। आगे आ जाता है बिडन रोड की भी सूरत हाल है। फिर आगे आ जाए पैनोरमा
तो वहाँ पर भी जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग मतलब वो नजर जो आती है। पैदल चलने की जो और पहले के जो 3 फुट की एक जगह होती है वो जहाँ पे पेडेस्ट्रियन पैदल चल राइट्स जो सकते है हैं वो वो भी हमारे नहीं है। शहर में नहीं है। वो हमें नहीं मिल रहे हैं लेकिन कि वो हम तो- पैदल चल वो सके तो- बाजारों के वो अंदर तो या किसी- कहीं जाके वो तो एक्सप्लोर कर वो सके। तो किसी नुक्ते में आते ही नहीं है, हालांकि कानून है, वो तो किसी चीज़ में आते नहीं है कि आपको पेडेस्ट्रियन राइट्स मिलें, वहाँ फुटपाथ पे आप खूबसूरत फुटपाथ आपको दिया जाए ताकि लोग जो हैं बिल्कुल रिदम में जाएं। कोई ऐसी बात नहीं कि फुटपाथ बने हुए हैं मगर वहाँ पे आपको वहाँ पे ठेले नजर आएंगे, आपको, स्टॉल्स नजर आएंगे, हाँ, यहाँ पे पार्किंग हुई हुई यहाँ नजर पे- आएगी। अब ये कौन लोग बाइक्स लगाते हैं? की। ऐसे तो कोई नहीं आके बैठ सकता सरकार की जगह पे, कोई बैठ के दिखाए, कोई नहीं बैठ सकता। मैं आपको पहले बता, तो इसमें सरकार ये मुलव्वस है। सारे सरकार के लोग मुलविस होते हैं। वो इसलिए कि एक तो मैंने 2 बातें की हैं, हमारा रोजगार से कोई नहीं है, हमारा ये है कि लोगों को जो उनके राइट्स हैं वो नहीं वो मिलते। तो ना अब उसको देखिए एक बंदा deny अपने करे। इतने दौरे करके क्या करेगा, यानी कि फ़र्ज़ करें डीसी लाहौर, तो वो अगर 12 अगस्त 14 अगस्त को आए हैं तो अब नवंबर का महीना है, तो 3 माह 3.5 माह में उन्होंने इतने दौरे कर दिए हैं कि उसमें उन्होंने बेहतरी की तरफ ही जा रहे नहीं हैं। तो दौरों का कोई फायदा हुआ है? मगर उन्होंने उसके कल बाद- बरहमी का भी इजहार किया है वो जुमे की रात रेगुलेशन के उन्होंने ऊपर। मीटिंग में, जुमे की रात को मीटिंग में उन्होंने बंद कमरा मीटिंग में उन्होंने कहा कि जैसे पहले था वो तो वैसे ही चल नहीं रहा तो है। यहाँ तो वो दौरे करते रहते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है गुस्सा करते रहते हैं, उसका आउटकम तो कोई नहीं नजर आ रहा। अब ये देखें, मुझे एक दिन ना पता चला कि इशरा बाजार बहुत क्लियर हो गया, अच्छा लिबर्टी मार्केट बहुत क्लियर हो गई है, और मुझे कहा भी गया कि जी अब ये चेक कीजिए। आप चेक करें जाके। अच्छा, मैंने ये चेक भी करवाया और किया भी कि क्या सूरत हाल है, तब ठीक थी। अब वो तो मेरा तो चेक हो गया, चेक शायद मुझसे इसलिए करवाया गया कि ये हमने ये सारा साफ सब कराया, कहें कि जाके ये चेक ठीक कर है। लें, ठीक है। अब दोबारा से हमने जब चेक किया तो तो वो वैसे वहाँ का पे पता वैसे ही लगा कि वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि आगे की जो एंट्रेंस है वो आपने 10-12 दुकानों तक जो है ये आपने खुली रखनी है। आगे जो पाकिस्तानी चौक तक इशरा बाजार है वो आगे से सारा फिर क्लोज हो गया। अच्छा, ये मुझे इसकी ना समझ नहीं लगी कि ये क्या सूरत हाल है। इसी तरह आपका समदाबाद है, अच्छा। क्रीम मार्केट है, मून मार्केट है, इसी तरह आपका बागबानपुर है, इसी ये तरह आपका हाजी कैंप शादरा है। देख लें, लंडा हाजी बाजार कैंप में जो तो है कल वहाँ पे, इंतहा हो गई, हाजी उधर तो कैंप जगह में ही तो नहीं कल मिलती इंतहा हो आपको गई। गुजरने की, ट्रैफिक की। उसका जो व्यू है, कॉप्टर व्यू, कल एक हमारी आज दुनिया के अखबार में वो उसका तस्वीर भी आया लगी भी, हुई तस्वीर भी आई है, है, और हाँ। आप बिलीव करें वो तस्वीर देख के ऐसे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई ना मेला लगा हुआ है। अच्छा, इतना ज्यादा रश, और वो आर्टरी बंद हो गई है, यानी कि वहाँ तो पे वही ना जाने आने रेहड़ियाँ के, इतनी बाहर आई हुई और होती हैं। हमारा पूरा रेगुलेशन विंग जो है उसको भी नजर आता है, हाँ। मगर खामोश। अब देखें, हमने किसी के, फिर मैं बता रहा हूँ कि रोजगार को खत्म करने का हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन करवा दें। अच्छा, हमें कई जगहों पे स्ट्रीमलाइन नजर भी आया, जो हम देखते हैं वो सच है, सच है। ठोकर पे गया मैं एक शादी पे, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे ना मुझे रेडियाँ कम और हर जगह पे पॉइंट बने हुए नजर आए। मुझे अच्छा लगा कि चले पॉइंट्स में ले आए इनको, एक जगह पे ठीक है, लगा दिया, एक mechanism मगर एक systemize सिस्टम कर दिया, जो ठीक है है। आपकी आर्टरी खुली नजर आ रही ठीक है, है, ठीक। मगर कई जगहों पे, मुतअद्दिद जगहों पे, बल्कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता वापस वो वैसा ही होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग भी वैसे ही होते हैं, अपने रंग में ढाल लेते हैं। कोई भी नया आए वो कितनी मेहनत करेगा, वो कहेगा इन्होंने तो ऐसे ही रहना है। अच्छा। अब मकसद वही आ जाता है कि अगर एक मजिस्ट्रेट चाहे, जिस तरह के कल आपका लॉकडाउन था, ठीक है, आपने रात को मार्केटें बंद करवानी थी, आपने हर चीज़ बंद करवानी थी, तो हमें तो शहर में तमाम जगहों पे हर बंदा नज़र आया और शहर बंद भी करवाया उन्होंने। कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आई होंगी तो वो खुली रह गई होंगी, मगर तमाम शहर बंद था रात को, तमाम शहर जी, बंद ये था। हमने देखा है। अच्छा, उससे ये नज़र आया कि आपकी इंतज़ामिया निकली, उसने उन्होंने काम crackdown किया, किया, बिल्कुल वो ऐसे ही है। नज़र आया। हाँ। हमारी जब इंतज़ामिया निकलती ही नहीं, फुटवर्क फिर ही नहीं कैसे कर हम रहे। देखेंगे अब कि एक उसका अमल बंदा दरामद होगा? फुटवर्क कर करके थक नहीं जाएगा। अब यानी कि एक ही बंदा फुटवर्क कर रहा है, आपने एक अपना सिस्टम बनाना है, आपने कहा मैंने अपना मॉडल बनाना है, तो आप मॉडल बनाकर छोड़ दें। अब देखिए ये तमाम सारे लोग जो मामला हैं- जो हैं, अगर तजावुजात की भी बात की जाए तो ये इंटरलिंक्ड है, पार्किंग से इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल कि ऐसे ही आपके है। गैर ये कानूनी दोनों तजावुजात चीज़ें- होंगे तो आपकी गैर कानूनी पार्किंग आपकी- साइट्स भी बनती जाएंगी। आपकी मार्केट्स, आपके जितने भी बड़े मेगा स्टोर्स हैं, हाँ। आपके शादियाँ क्यों बंद करवा रहे हैं ये? क्योंकि पार्किंग, लोग आएंगे, पार्क करेंगे, आलूदगी बढ़ेगी। तो हो ये सकता जो है ये बात पार्किंग देखिए, माफियाज है, इसमें भी आपको लगता है कि हुकूमती या ये इन्फ्लुएंशियल है इसके अंदर? हो नहीं चीज़ें। सकता है, इसके अच्छा। बगैर तो हो ही नहीं सकता। कि इतना ये जो पार्किंग यानी माफिया कि मजबूत मैं हुआ वही तो हुआ कह रहा हूँ कि एक बंदा कहता है कि मैं कुछ नहीं लेता, तो उसके नीचे उसको पता है पार्किंग कंपनी में क्या हो रहा है, और वो मीटिंग में जाकर बताता है कि सर ये भी लेकिन खा वो रहे हैं, कुछ ये कर भी खा नहीं रहे हैं, ये सकते भी हैं। खा रहे हैं,
तो आगे से सारे खामोश हो जाते हैं। अच्छा चलें ठीक है, इसको देखते जाएं, चलाते जाएं। अब लिबर्टी पार्किंग है, आपके पूरे लाहौर में लिबर्टी जो पार्किंग है उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। हाँ। कि यहाँ पे इन्होंने कहा था हम डिजिटलाइजेशन लिबर्टी करेंगे। पार्किंग में डिफरेंट रेट्स हैं, आप बैक पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट रेट मिलेंगे, जैसे ही आपका दौरा आएगा, हाँ। जैसे ही आपका दौरा आएगा उस दरमियान में तो कमाल हो जाएगी। 10 रुपए की बाइक, मेरे नज़दीक ना आपकी अब ना सड़कों की जिस तरह PHA के रेट्स नहीं है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी बोर्ड लगाने के, आपकी सड़कों के भी रेट्स इतने ही होने चाहिए। अच्छा। कि पार्किंग की जो रेट्स हैं वो बढ़ाने चाहिए। मतलब यानी कि MM कितने होने चाहिए, शालमी कितने होने चाहिए, लिबर्टी कितने होने अब देखिए चाहिए। आपका लैंड क्रूजर BMW जो है जहाँ पे जाती है गाड़ी, वहाँ पर तो बड़े रेट्स होने चाहिए। वो इसलिए Okay. कि उनकी पार्किंग भी तो बड़ी हो जाती है ना। अब छोटी मेहरान का मुकाबला आप लैंड क्रूजर से साथ तो नहीं कर सकते ना। 3 गाड़ियों की जगह जो है स्पेस वो हल है। बताएं, हल क्या है, क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाना है। हल क्या है इसका? देखिए इनको होश हमने बड़ी दफा दिलाई है, हल नहीं निकालते हैं। देखिए आज तो ऐसी बातें हो रही हैं तजाब साहब के हवाले से मुझे ऐसे लग रहा है। देखिए हम तो देखें जो भी बात करेंगे एयरलाइंस बन के बात करनी है कि आपको हम बता रहे हैं कि ये हो रहा है आपकी नाक के नीचे। हाँ जी। आप चेक कर लें, खुद चेक करवा लें, तजावज़ात देख लें। आप एक मार्केट बता दें कि आपने 3 माह में एक मार्केट जो है वो मॉडल बनाई है, हम वहाँ का दिखाएं कि ये शहर लाहौर की मार्केट जो है वो मॉडल बना दी। कमिश्नर लाहौर ने कंजेशन पॉइंट्स लगाए 21, 22, 23, आपके शहर लाहौर में कोई कामयाब हुए नहीं, इंडेक्स बढ़ता नजर आया, बल्कि उसके ऊपर खर्चा हो गया। जो पॉइंट्स लगाए उसके इन्होंने वो पता नहीं कौन से कवर लगाए हुए प्लास्टिक के, उनका पता नहीं कितने करोड़ों का बिल बन जाना है बाद में जब ये पॉइंट्स उतरने। अब ये मसाइल ही मसाइल हैं कि वो पॉइंट्स नहीं देखे जाते, देखा जाता है कि इस बात में पैसे कैसे आने हैं। अब देखिए कमिश्नर लाहौर के दौरे हमें नजर नहीं कि ऐसे लगता है कि जैसे ये दौरे तो होते हैं। अब एक साहब आ रहा है, साहब से पहले तो सड़क साफ होनी होती है, जो मर्जी बिल्कुल ऐसे। उसके बाद क्या हो, उसके बाद का जो मंजर है वो भी तो देखना चाहिए। आप अभी भी लारी अड्डा के आगे चले जाएं शाम के टाइम तो लारी अड्डा क्या, आप ये लंडा बाजार है ना, यहाँ पे चले जाएं, आपको पता चल जाएगा लंडा बाजार पर तो एक ना पता नहीं, अब ना ये किसी के लिए चैलेंज ही है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये लंडा बाजार नहीं था, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये लंडा बाजार नहीं था, ये हाजी कैंप था। हाँ जी। हाजी कैंप के बाद ये ऐसा किसी एक पठान या पठान भाई ने कोई दुकान खोली, अच्छा वो उसको देखते देखते ये पूरा एक बाजार बन गया और वहाँ पे पार्किंग साइट्स भी बन गई, वहाँ पे सारा कुछ हो गया। मगर इसके बाद हुआ क्या कि लाहौर लक्ष्मी चौक को जाने के लिए ट्रैफिक भी बंद हो गई, स्टेशन को जाने वाली ट्रैफिक भी बंद हो गई, और ये एबट रोड की तरफ आने वाली ट्रैफिक, शिमला भाड़ी में की तरफ भी आने वाली ट्रैफिक बंद हो गई। और हुआ क्या कि ये पॉइंट पूरा चौक हो गया। इस पर 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं एक हफ्ते में। हमने इस पे बात भी की थी कि बड़े इंतजामिया ने किया, बड़े मैसिव लेवल पर इसके ऊपर ऑपरेशन किया गया, लेकिन मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ उसमें जो अखराजात है ना, जो पैसा ही है वही खर्च किया गया, उसका आउटकम हमें कोई नजर नहीं आया। तो ये गैर कानूनी तजावुजात और गैर कानूनी जो पार्किंग साइट्स है, इसकी वजह से भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। तो इसको भी कह ले कि ओवरकम करने की ज़रूरत है और हुकूमत इस साइड पर भी आए। तो हमारे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर मौजूद है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब मज़ीद लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौर की तमाम बड़ी शाहराहों पर बढ़ते हुए हादसात बाइसे तशवीश हैं और सड़कों पर रोड एंड सेफ्टी के पैरामीटर्स ना होने के बराबर मौजूद हैं। सड़कों पर आपको पता है कि फुटपाथ तो हैं, लेकिन तजावुजात का उनके ऊपर कब्ज़ा है, फुटपाथ खाली भी हैं तो आवाम सड़क पर चलने को तरजीह देती है, क्योंकि फुटपाथ के इस्तेमाल और अहमियत से आवाम नावाकिफ़ है। दूसरा ये कि शहर की सड़कों पर पीली लाइन और ज़ीब्रा क्रॉसिंग के निशानात ख़त्म हो चुके हैं। लाहौर में अगर ओवरहेड ब्रिजेस मौजूद हैं तो आवाम उसको इस्तेमाल करते हुए ओवरहेड ब्रिजेस पर ठेले वालों ने भी वहाँ पर कब्ज़ा कर रखा है कि ये अलमिया आ चुका है। दूसरा ये कि शहर में जो ट्रैफिक हादसात हैं उनकी शरह बढ़ती जा रही है। शहर में सिग्नल फ्री जोन्स भी हादसात में इजाफे की बड़ी वजह हैं और स्मोक तदारुक के पेश नज़र कंस्ट्रक्शन पर बंदिश तो लगाई गई है, लेकिन लाहौर के तरक्याती मंसूबे क्या बर वक्त मुकम्मल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और क्या वो इस वक्त शुरू किए गए हैं या जो शुरू हो चुके थे उनको कह ले कि बंद किया गया है कि नहीं किया गया, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शेख ज़रूल आबदीन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं।
जैन, सबसे पहले तो बताइए, जो सड़कों पर रोड एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं लिए जा रहे हैं और हादसात का शिकार होते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? कल हमने देखा कि मरीम नवाज़ ने भी अफसोस का इजहार किया कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि कल आलमी दिन था इसका, तो उन्होंने कहा कि हम मेजरमेंट्स लेंगे, हम सेफ्टी और इनको रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है ना इंश्योर कराएंगे। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं मुनीबा ये कहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई कि वो सेफ्टी मेजर्स लेंगे, मेरी दुआ है कि वो सेफ्टी मेजर्स लाजमी लिए जाएं। अच्छा। सिर्फ ये हादसात के आलमी दिन के मौका पर सिर्फ पैगाम की हद तक ये बात नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया तो सिर्फ लाहौर की जुरिस्डिक्शन में हर 2 दिन में 3 हादसात ऐसे रूनुमा होते हैं जो कि लोग सड़क अबूर कर रहे होते हैं और वहाँ पर कोई पेडिस्ट्रियन जोन या पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं होता, तो सड़क अबूर करते हुए या उनके साथ कोई गाड़ी टकरा जाती है या कोई ट्रॉली टकरा जाती है या कोई बाइक टकरा जाती है। और इसमें वो भी हादसा शामिल हैं कि कोई बाइक वाला तेज़ रफ्तारी की वजह से किसी पोल से टकरा जाता है, जो कि इस बात की गुमाजी कर रहा है कि वाकई ही हमारी सड़कों पर ऐसे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो नहीं हैं। कुछ अदादो शुमार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इसके SOPs क्या हैं और हम उसके ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो लाहौर की जो प्राइमरी रोड्स है उनका जो कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है 1318 किलोमीटर। अच्छा। जिसको हम बार बार जिक्र करते हैं ना, जेल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड, ये तमाम जितने भी मेन बुलेवार्ड हैं ये सारी मिला के 1318 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है प्राइमरी रोड्स का। लाहौर में कुल सड़कें अबूर करने के लिए जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं वो 55 हैं, 55 है। 2018 तक ये इनकी तादाद 49 थी। 2018 से लेके 2024 तक 6 उसमें मजीद शामिल हुए। इस वक्त 55 टोटल पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं। इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक हर 500 मीटर के बाद या हर 1 किलोमीटर के बाद एक पेडिस्ट्रियन जोन, पेडिस्ट्रियन ब्रिज होना ज़रूरी है। इस तरह लाहौर में तकरीबन 2636 पेडिस्ट्रियन ब्रिज रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, 2636 पेडिस्ट्रियन ब्रिज रिक्वायर्ड हैं। हमारे पास कितने हैं? 55 सिर्फ 55। इसका मतलब है कि हम तकरीबन 2550 पेडिस्ट्रियन ब्रिज पीछे हैं। होता क्या है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें आईं या जितनी भी बरसरे इक़्तिदार गवर्निंग बॉडीज़ आईं, उनकी कभी भी तरजीहात में ये नहीं रहा। कुछ एग्जांपल्स मैं माजी करीब की बता देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए। माजी करीब में जेल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर, नज़रिया पाकिस्तान रोड, मौलाना शौकत अली रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर, ये बरकत मार्केट से लेके डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर, गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर, फिरोजपुर रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर और कैनाल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर, ये माजी करीब में जो पिछले 10 सालों में बनाए गए। आप हैरान होंगी कि कैनाल रोड के अलावा कोई भी ऐसा सिग्नल फ्री कॉरिडोर इस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं जिसके ऊपर एक भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना हो। कोई किसी एक के ऊपर नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज वो PC1 में शामिल नहीं था। जब जब गवर्निंग बॉडी के सामने ये एजेंडा रखा गया, लाइक जो पेपर्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, वो ये बताती हैं कि नज़रिया पाकिस्तान रोड को जब सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो 2 एजेंडाज LDA गवर्निंग बॉडी के सामने रखे गए। एक एजेंडा ये था कि इसकी लागत में इजाफा कर दिया जाए और मज़ीद यू टर्न्स बना दिए जाएँ। दूसरा एजेंडा ये था कि नज़रिया पाकिस्तान रोड पर हर 600 मीटर के बाद एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना दिया जाए। LDA गवर्निंग बॉडी ने, मैं ना कोई ज़राए कोट कर रहा हूँ ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दस्तावेज़ात का हवाला दे रहा हूँ कि जो पेपर वर्क है 2023 का LDA गवर्निंग बॉडी का दूसरे इजलास का 8वां एजेंडा ये बात बता रहा है कि LDA गवर्निंग बॉडी ने पेडिस्ट्रियन ब्रिज का एजेंडा मुस्तरद कर दिया, यू टर्न्स का और जायद लागत का एजेंडा मंजूर कर दिया। इसका मतलब है कि जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने आके पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए कोई इक़दामात नहीं किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इक़दामात किए होते
तो जो फिगर मैं आपके साथ कोट कर रहा हूं उनके डाटा से, उनके ट्रैफिक काउंट सर्वे से इसमें ज़मीन आसमान का इसलिए फर्क तो होता है। फुटपाथ होने के बावजूद भी वो जो है वहाँ पर तजावुज़ात हैं, वहाँ पे पार्किंग हुई हुई होती है और लोग जो है वो फिर सड़कों पर चलने के उसके मजबूर हो जाते हैं और फिर आपके एक्सीडेंट्स जो है वो रूनुमा होते हैं। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। अब फुटपाथ की कहानी भी सुन लें। फुटपाथ या पेडिस्टेरियन जोन उसको बोलें कि जो सड़क के साथ पैदल चला जा सके। मैंने आपके सामने एक नंबर कोट किया कि 1318 किलोमीटर का प्राइमरी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। इस पे मैंने सुबह तहकीक की तो 319 या 320 किलोमीटर पे फुटपाथ मौजूद है, बाकी 1000 किलोमीटर पर फुटपाथ भी मौजूद नहीं है। तो लोगों ने कहाँ पे पैदल चलना है? उनको लगता है शायद लोग निकलते ही नहीं है। हाँ, अब ये जो बात की जाती है ना मुनीबा के हमारे यहाँ पे आदत नहीं है लोगों को पैदल चलने की, या हमारे पास ऐसा कोई माहौल नहीं है पैदल चलने का, तो आपने कभी ऐसा एटमॉस्फेयर दिया ही नहीं किया ना। मसला ये आपने प्रोवाइड ही नहीं किया और जो ऑलरेडी था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने उसको भी एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर लोग कैसे बाहर निकलेंगे? फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर ये जो एक्सीडेंट्स की रेशो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो ये फिर इसी तरह रहेगा? देखिए, इसमें ना मैं समझता हूँ कि ठीक है, पब्लिक का एक अपना कंट्रीब्यूशन है, जो ये सोशल लोग हैं उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 51% शेयर इसमें गवर्नमेंट का बनता है। गवर्नमेंट सबसे पहले अपॉर्चुनिटी पैदा करे कि लोग पैदल कहाँ पे चल सकें। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करे कि कोई भी बंदा रॉन्ग जो टर्न है या यू टर्न है वो ना ले। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करे इस तरह की कि जो लाइन की खिलाफ वर्जी है वो नहीं होगी। गवर्नमेंट ऐसे चलान इम्पोज करे, इस तरह का सीसीटीवी मॉनिटरिंग को यकीनी बनाए कि जो लोग हैं उनको ट्रैफिक सेंस पैदा हो। लाहौर की जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के मुताबिक चल सके। अगर ये गवर्नमेंट अपना 51% शेयर डाल देगी। छोटी सी मिसाल है जैन के, हमारे सिग्नल्स पे सिग्नल क्रॉस करने के लिए हमारे पास ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है। मतलब एक बहुत एसेंशियल चीज़ है और बहुत माइनर सी चीज़ है, वो भी नहीं है। वो भी अगर है तो बहुत ही लाइट हो चुकी है कि उसको रिन्यू किया भी नहीं जाता है। देखें, अगर ना लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए ना मुनीबा, तो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कई मेट्रोपॉलिटन सिटी से बड़ा है, लेकिन मैं आपकी बात को सेकंड इस तरह करूंगा कि हमने कभी इसकी मेंटेनेंस के ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दी। हाँ, अगर इसकी मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो दी जाती तो आज हम यहाँ पे बैठे ये बातें ना कर रहे होते। ये हादसात की बात कि हम हादसात का शिकार हो जाते हैं या हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है, हमें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वो इसी वजह से बिकॉज हम तरजीहात में इन चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं। ख़ासतौर पर जो मुफाद आमा का काम होता है उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं अपनी तरजीहात में रखते। हम उन चीज़ों को सर फहरिस्त रखते हैं जो हमारी ज़ात के लिए बहुत मुफीद साबित हो, तो फिर उसका जो शिकार है फिर आवाम होती है हादसात का शिकार। तो इस पर बात कर रहे थे हम। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, साल 2023 में ना लाहौर का शुमार क्राइम के हवाले से 286वें नंबर पर आ गया था और लाहौर 2019 के मुकाबले में 2024 की निस्बत ज़्यादा महफूज था। मोबाइल चोरी, डकैती, राहज़नी की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है और पुलिस की जो नाकिस तफ्तीश है उसकी वजह से मुजरिम बआसानी ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं और मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में या तो पार कर दिए जाते हैं। और पुलिस आज भी रिवायती तरीक़ों पर ही तफ्तीश करके मुल्ज़िमान को मौका फ़राहम करती है कि जनाब उनकी ज़मानत आसानी से हो जाए। अब 1947 में आज़ाद होने वाले पाकिस्तान की पुलिस का रवैया शहरियों के साथ 7 दहाइयों बाद भी नहीं बदला है। वर्दियाँ बदल जाती हैं मगर मिजाज नहीं बदल सका है। थानों में जिद्दत आई मगर शहरियों के साथ पुलिस रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई है। दूसरा ये कि महकमा पुलिस में नफरी की शदीद कमी है और पुलिस जवानों की नफ्सियात को भी पूरी तरह से मुतासर करता है। अब नई भर्तियाँ होने वाले भी अफसरान की डगर पर चल पड़ते हैं, तो क्या पुलिस कल्चर कभी बदलेगा, ये उम्मीद की जा सकती है या नहीं की जा सकती। दूसरा ये कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो पुलिस नाकिस तफ्तीश करती है उसके अमल पर क्यों कारबंद होती है। और पंजाब पुलिस अभी तक अंग्रेज़ के बनाए हुए जो रूल्स हैं
उनको क्यों नहीं तब्दील करवा सकती है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए मुदस्सिर हुसैन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहते हैं लाहौर में। मुदस्सिर, जिस तरह मैंने बात की है कि अब का जो क्राइम रेट है, हम मतलब एक जिद्दत आ चुकी है हमारे माशरे में, टेक्नोलॉजीज हर चीज़ में, तो हमारे 286वें नंबर पर है क्राइम रेट के हवाले से अगर देखा जाए हमारा लाहौर शहर। क्या वजह है कि अब तो पुलिस को इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए था इन तमाम तो छोटे छोटे ख़ास तौर पर मामलों के हवाले से कि चोरी, राजनी, डकैती, ये तो होने ही नहीं चाहिए थे, कि पुलिस के अंदर इतनी कह लें कि एक्टिवनेस आ जानी चाहिए थी। देखें, सेफ सिटी कैमरे भी लगाए गए स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए, डॉल्फिन फोर्स बनाई गई, हमने हर चीज़ जो है उन्हें प्रोवाइड की गई है। बिल्कुल, हमने तुर्की के मॉडल को फॉलो किया। तुर्की की तरह डॉल्फिन फोर्स लेके आए ताकि हम स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोक सकें, ठीक है। और उसके बाद पीरू फोर्स भी हमने जो है वो मुतारफ़ करवाई, ठीक है। अब बदकिस्मती यह है कि क्राइम जो है उसकी रेशो कम नहीं हो रही, ठीक है। अब पहले ये होता था कि सीएम जब ये आई तो उसने कहा कि मैं ज़िलों की परफॉर्मेंस देखूंगी की इंडिकेटर के ज़रिए, ठीक है। की इंडिकेटर मसलन जो क्राइम बढ़ता है, कत्ल, डकैती, रॉबरी, चोरी, ये सारी जो चीज़ें थी उसमें, अगवा बरतवान, वो उसमें जो है वो शामिल कर। अच्छा। अब बाकी ज़िलों के तो की इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस देखी जा रही, अब लाहौर की नहीं देखी जा रही। लाहौर की नहीं देखी जा रही, लाहौर बल्कि देखनी चाहिए थी। लाहौर के पुलिस अफसरान ने जो है वो अपने आप को उससे निकाल लिया। अब मैं आपको बताऊं, जब भी क्राइम बढ़ता है तो क्या करते हैं कि पुलिस मुकाबले किए जाते हैं, ठीक है। अब लाहौर में 1 साल के दौरान 112 जो है वो पुलिस मुकाबले हुए हैं। अच्छा। जिसमें 40 जो हैं वो डाकू हलाक हुए हैं, 8 जो हैं वो पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं पुलिस वाले। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है क्राइम को रोकने के लिए लाहौर पुलिस का जो है वो। नहीं, उनको लगता है कि इस तरह क्राइम रुक जाएगा अगर हम पुलिस मुकाबले करेंगे। नहीं, ये हमेशा से जो है वो पुलिस यही करती रही है कि जब कोई पुलिस मुकाबला क्राइम बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए जो है वो पुलिस मुकाबले बढ़ा दिए जाते हैं, वक्ती तौर पर रुकता है और उसके बाद जो है वो मुकाबले जो है वो उसी तरीके से जो है वो क्राइम जो है वो उसकी रेशो बढ़ जाती है। अभी रिसेंटली ग्रीन टाउन में 4 डाकू उन्होंने मारे, ठीक है। एक किराएदार एक्ट के ज़रिए जो उन्होंने ऑनलाइन ऐप बनाई है उसके ज़रिए उनको पता चला कि ये 4 डाकू हैं। वो रेस्क्यू की वर्दियाँ उन्होंने पहनी हुई थी और रेस्क्यू की वर्दियाँ पहन के वो घर में आते जाते थे, ठीक है। मालिक मकान को बताया कि जो बेवा थी खातून, उसको बताया कि हम जो हैं वो रेस्क्यू में जॉब करते हैं। तो पकड़े ऐसे गए कि ऑनलाइन ऐप के ज़रिए जब वो किराएदारी एक्ट का उन्होंने दिया, ID कार्ड दिया, तो वहाँ पे जो है वो उसके ज़रिए पकड़े गए। फिर पुलिस ने जो है वो उनको वहाँ पे रेड किया। रेड के दौरान जो है उन्होंने फायरिंग में जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया था उनको, लेकिन बाद में जो है वो उन्होंने मज़ामत के दौरान जो है फायरिंग के दौरान जो है वो मुकाबले में मारे गए। वहाँ पे एक खतून भी थी, खतून ने भी पुलिस के मुताबिक गोलियाँ चलाई हैं। अच्छा। लेकिन खतून को उन्होंने पकड़ लिया। खतून भी जो है वो एक लड़का था काड़े का टिकट, उसके साथ जो है वो भाग कर आई थी। तो उसका एक छोटा सा बच्चा था, पहले अपने जो खामन से उससे जो है वो उसने तलाक ले ली थी और उसके बाद भाग के आ गई थी। तो ये सूरत हाल है। अभी कहने का मतलब यह है कि टिकेटी जो है वो हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अभी मेरे सामने जो है मैंने आई विटनेस हूँ, परसों जो है यहाँ पे लक्ष्मी चौक में एक रिक्शे में आदमी बैठा हुआ है। अच्छा। 2 मोटरसाइकिल 125 मोटरसाइकिल पे लड़के उसके साथ उन्होंने थोड़ी सी रैकी की, उसके बाद मोबाइल छीना है और वो ले गए हैं। रिक्शे वाले ने क्या करना था, उसने कहा भागो भागो, भागने से वो पकड़े थोड़ी जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मुश्किल है पुलिस के लिए, लाहौर पुलिस के लिए। स्ट्रीट क्राइम देखिए हमें आज़ाद हुए 8वीं दहाई में हम मौजूद हैं, 8 दहाइयाँ भी पूरी हो जाएंगी कुछ सालों बाद ही, लेकिन पुलिस का रवैया जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। हम देखते हैं वर्दियाँ चेंज हो जाती हैं, थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, उनकी हालत ज़ार बेहतर हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती है, रवैये चेंज नहीं हो रहे पुलिस के, कल्चर चेंज नहीं हो रहा पुलिस का। क्या वजह है कि इतनी दहाइयों बाद भी इन लोगों में वो कह ले कि एक अवेयरनेस नहीं आ रही है? जो शहरियों के साथ मुख्तलिफ केसेस हमारे सामने आते हैं, बदतमीज़ी भी हो रही होती है, FIR दर्ज नहीं कराई जा रही होती हैं, बाकी मामलात भी चल रहे होते हैं, क्या वजह है इसकी? असल में ना ट्रेनिंग का फ़िक़दान है, ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं की जाती। सेकंड ये है कि पुलिस को बेहतर करने की कोशिश की ही नहीं गई। मसलन मैं आपने ये बात की शुरू में कि अंग्रेज़ का रूल जो है अभी तक है 1934 का रूल। अब मैं उसको बताऊं कि जब मुश्ताक खेरा था 2016-17 में, उसने चेंज करने की कोशिश की, अपना एक्ट लेके आने की कोशिश की, 2017 एक्ट उसको नाम दिया गया। फिर बाद में कोशिश हुई आरिफ नवाज़ के दौर में 2021 एक्ट
पुलिस मसवदा बनाया गया। अच्छा। KPK पुलिस ने अपना मसवदा बना लिया है पुलिस रूल्स के अगेंस्ट, लेकिन हम नहीं 1934 के अंग्रेज़ रूल को नहीं follow कर रहे हैं। वही फॉलो कर रहे हैं, उसको तब्दील नहीं कर सके। मसला प्रॉब्लम मुनीबा कहाँ पे है? प्रॉब्लम यह है कि हम पुलिस को चेंज नहीं करना चाहते, पुलिस कल्चर को चेंज नहीं करना चाहते, हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं करना चाहती। जो गवर्नमेंट आती है, मसलन अब देखें PTI गवर्नमेंट ने बड़े नारे लगाए कि हम पुलिस कल्चर को, सबसे बड़ा नारा था कि हम पुलिस कल्चर को चेंज करेंगे, लेकिन ये सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज हुए। हाँ, वो वहाँ पे बड़े अच्छे IG लगाए गए, फिर महीने बाद उनको चेंज किया गया। वहाँ पे ताहिर साहब, बड़े अच्छा नाम है, वो अब रिटायर हो गए हैं, उनको लगाया गया। 1 महीने बाद उनको चेंज किया गया। अमजद सलीमी को लेके आया गया, उसको भी 3 महीने बाद चेंज किया गया। उस दौर में तो IG चेंज होते रहे, फिर इस कल्चर के नाम से कि ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा। अब मसला ये है कि ये गवर्नमेंट का तो नारा ही नहीं है कि पुलिस कल्चर को चेंज करने का, ये तो इसको ठीक करने का कोई नारा ही नहीं लगा रही। मसला ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो पुलिस को इस्तेमाल करती है, अच्छा, बायोक और बायक्रुक। और जब आप पुलिस को इस्तेमाल करना है अपनी पोलिटिकल मकासद के लिए, तो फिर पुलिस का आप कैसे पुलिस ठीक होगी तो आपके पोलिटिकल मकासद तो पूरे नहीं करेगी। वो गलत रेड नहीं करेगी, गलत पर्चे नहीं देगी, गलत FIR नहीं देगी, गलत बंदे नहीं उठाएगी। अब देखें कि जो पोलिटिकल शख्स हैं उन पर आप भैंस चोरी का, मुर्गी चोरी का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। इस तरह के तो मज़ाक़ा खेज़ जो है वो पर्चे होते हैं पंजाब पुलिस में। मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली एक अरबपति चोर पकड़ा गया, जिसके दुबई में भी जो है वो प्लाजे निकले हैं। दुबई में प्लाजे निकले। आप ये सोचेंगे, और निकलता कैसे था? निकलता ऐसे था तो उसके पास एक कई होती थी, कसी नहीं होती वो जो किसानों के पास होती है खाल वगैरह निकालने के लिए, एक उसके पास वो होती थी कैंची पौधे काटने के लिए, बड़ी कैंची, माली के रूप में निकलता था और बड़े बड़े घरों में जाकर कहता था कि मैं माली का काम करता हूँ। वहाँ पे वो रैकी करता था। अब देखें क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर उसने 90 लाख की चोरी की है, ठीक है। अब मेरा नामवर क्रिकेटर है पाकिस्तान का अब्दुल रज़ाक, उसके घर में 90 लाख की चोरी की। अच्छा। उसकी और साबिक DC के घर में भी इसने चोरी की है। कोई ऐसा बिजनेसमैन इतने बड़े, अब देखें प्लाजे हैं उसके पास गाड़ियाँ हैं और उसके सारी चीज़ें। अब जब चेक किया गया तो उसके 2 और पार्टनर थे, अब वो बाहर फरार है। मुझे लगता है उसने कोई इंडियन मूवी है, मेरे ख्याल से धूम सीरीज के नाम से इंडियन मूवीज है, तो वो इसने देखी होगी और उसको देख के ना बहुत ज्यादा इसने फैंटेसाइज कर लिया। अगली धूम मेरे ख्याल से इसी के ऊपर, अरबपति चोर के ऊपर बननी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इस पे तो ड्रामे बन सकते हैं, ये फिल्म बन सकती है। जितने बड़ी इसने चोरियां की हैं और पता आप देखें कि 20 साल से 15-20 साल से उसका पता ही नहीं है, पुलिस उसको पकड़ ही नहीं सकती। हर दफा अपना गेटअप चेंज कर लेता था, गेटअप चेंज करता था, फ़ोन चेंज कर लेता, फ़ोन यूज़ नहीं करता था, किसी कैमरे में वो आया नहीं, उसको पहले जाके रैकी करता था कैमरे कहाँ लगे होते हैं, ठीक है। वहाँ से उसको इधर उधर होकर वो निकलता था। बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक और होशियार, और फ़ोन का यूज़ नहीं करता था, मास्क का इस्तेमाल करता था। अच्छा, बड़े टेक्निकल तरीके से वो चोरी करता था। कोई चोरी घर में करता था ना तो दस्ताने पहनता था, उसके फिंगरप्रिंट नहीं आते थे। यानी कि हर इतना पढ़ा लिखा चोर, इतना अक्लमंद चोर मैंने अपनी लाइफ में क्राइम की हिस्ट्री में नहीं देखा कि इतनी आप टेक्निकल तरीके से कोई आपने एविडेंस नहीं छोड़ना, ठीक है। अब इस तरह के भी चोर हैं, तो इस तरह के चोरों को आपने कैसे पकड़ना है, इस तरह के डिकेटों को आपने कैसे पकड़ना है, ठीक है ना। हर जो मुलज़म है वो इस तरह नहीं करता जिस तरह जो है अपने निशान नहीं छोड़ता। जिस तरह देखिए ना, कुछ टेक्निकल चोर होते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। तो ये इन चीज़ों को तब्दील करने के लिए अब देखें हम सारा कुछ निकाल लिया, देखें ना, हमने IT पे भी चले गए, हमने कैमरे सारी चीज़ें कर ली, लेकिन हम लोग अपने रवैये चेंज नहीं कर सके, हम कुछ अमेंडमेंट्स नहीं कर सके पुलिस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर उसके अंदर कर लें तो ये तमाम तर प्रॉब्लम्स जो है ना ये हल हो जाए। अच्छा, कुछ वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स हैं, वो थोड़ा सा मैं डेटा जो है ना अपने देखने वालों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और उसमें लाहौर की तनाज़ली हुई है। हम बाकी सारी कह लें कि शोबों में भी और फील्ड्स में भी नीचे जाते जा रहे हैं, इसमें भी हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं। गुज़श्ता 5 साल की रिपोर्ट्स में लाहौर की जो रैंकिंग है वो ख़राब हुई है और दुनिया भर में 328 शहरों की फहरिस्त में लाहौर सबसे निचले नंबर्स पर मौजूद है। देखा जाए तो साल 2019 में 328 शहरों में लाहौर 201 नंबर पर था। लंदन, न्यूयॉर्क, मेलबर्न जैसे शहरों से लाहौर बेहतर पोजीशन पर था। ये 2019 की मैं बात कर रही हूँ। साल 2020 में लाहौर की तनाज़ली हुई और शहर जो है 230वें नंबर पर पहुंच गया, मतलब सबसे लास्ट नंबर पर आ गया। साल 2021 में पोजीशन मज़ीद ख़राब हुई है
और वो 252वें नंबर पर आ गया, और साल 2022 में लाहौर 282वें नंबर पर आ गया। मतलब 2019 में हमारी फिर भी क्राइम रेशो बेहतर थी आज की निस्बत। हम 2024 में बैठे हुए हैं, बल्कि एंड होने वाला है, 2025 में हमने दाखिल हो जाना है, और हमारी क्राइम रेशो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही है 2019 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो पुलिस है वो किस तरह काम कर रही है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कितना बड़ा एक सवालिया निशान है, और वो मेरे ख्याल से किसी को नज़र नहीं आता। हमारी जो हुकूमत है उसको भी नज़र नहीं आता। मतलब हम 2019 में है जो 200 नंबर पर है, और 2024 में हम 286वें नंबर पर आ गए। बहुत बड़ा है, और 328 जो वो टोटल शहर है, तो हम बहुत ज़्यादा निचले तनज़ली हुई है। तो आपको लगता है कि बेहतरी के इम्कानात कह सकते हैं कि आ सकती है, या फिर आगे इससे वर्स्ट कंडीशन ही देखने को मिलेगी? मुझे वर्स्ट कंडीशन नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है ना नहीं है कि इसको वो ठीक करें पुलिस को। इस हवाले से अगर आपने ठीक करना हो तो आप लेजिस्लेशन पे जाएं, आप पुलिस रूल्स को तब्दील करें, आप ऐसे लेके आएँ चीज़ें जिससे पुलिस ठीक हो। मसलन मैं आपको बताऊं कि इस पुलिस में मनशियात फरोश भी हैं, पुलिस खुद पुलिस के अंदर आप इनके मतहत अफसरान जो एहलकार हैं, ठीक है, अब पकड़े भी गए हैं, उनके ऊपर जो है वो पर्चे भी होते हैं, फिर वो दोबारा आ जाते हैं। अब ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए ना, जो करप्ट है उसको प्रमोट ना करें। एक वो आपको केस याद होगा कि कहना में एक वो जो ड्रोन गिराया गया था जो इंडिया में स्मगल करता था, वो भी पुलिस वाला ही था जो स्मगल कर रहा था मंशियात। बिल्कुल वो मजहर इकबाल एक इंस्पेक्टर है, उसको एंटी नारकोटिक्स जो हेड मंशियात का जो है ना सेल बनाया गया था पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, उसका वो हेड था। अच्छा, वो हेड ही था, और वो ही जो है वो बड़ी तेजी से तरक्की करके आया था। वो तो उसने कोई, मैं बताऊं, कोई जजेस को अपने साथ मिलाया हुआ था, उनको मछलियां देता था, वो बहुत बड़ी चीज था, और हर महीने उम्रा करने के लिए जाता था, ठीक है। अच्छा। और उम्रा नहीं करता था, इधर से वो जो है वो बाल छोटे करवा लेता था, इधर से ही पानी लेता था, इधर से खजूरें लेता था, और पुलिस अफसरान में बांटता था कि मैं उम्रा करके आऊँ, ये शो करवाता था कि मैं बहुत नेक हूँ। और उसके इतने लिंक थे कि वो अफगानिस्तान से जो डायरेक्ट मंशियात आती थी वो इसके पास आती थी, ठीक है, और उसके ज़रिए वो ड्रोन में उसके बंदे थे, वो इंडिया में जो है वो भिजवाता था। अब पकड़ा नहीं जाना था उसने, वो बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक की उसने जो है वो ANF के मुखबर को पकड़ लिया वहाँ पे, ठीक है। ANF को जब मुखबर को पकड़ा तो फिर जो है वो एंटी नारकोटिक्स के ही मुखबर को पकड़ लिया। जब उसको मुखबर को पकड़ा तो फिर उसने जो है वो पकड़ाया कि ये जो बंदा है इन बंदों के जरिए इंडिया में जो है वो स्मगल कर रहा है, और अब जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, उसके ऊपर FIR भी है, और अभी तक वो बहाल नहीं होना भी नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो बंदे हैं, मुजरिम हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कभी भी जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए, फोर्स में दोबारा नहीं। अब वो भागा हुआ है। अच्छा, अभी वो पकड़ा नहीं गया। ओके मुझे याद आ गया, वो पकड़ा नहीं गया, क्या बात है, इश्तिहारी है। अभी देखे ना, ये भी तो पुलिस की नाअहली है ना कि इतना बड़ा मुल्ज़िम है और अभी तक वो बाहर फिर रहा है, उसको किसी ने पकड़ा ही, उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है, उसको पकड़ना चाहिए, उसके साथ दीगर साथियों को पकड़ना चाहिए। उसके साथ कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया, उसको जो है ना वो मेन कल्प्रिट था उसको पकड़ा ही नहीं गया, और वो अभी भी भाग रहा है। ठीक है जी, ये हमारा अलमिया है, और ये हमारी परफॉर्मेंस है जो लाहौर पुलिस है, पंजाब पुलिस है, कि कोई उनका काम नहीं है, जराइम की रेशो बढ़ती जा रही है, हमारी जो अवाम है वो इंसाफ की मारी जो है कभी इधर घूम रही होती है, कभी उधर फिर रही होती है, दर बदर ठोकरें खा रही होती है कि हमें इंसाफ मिले। इंसाफ कैसे मिले जब हमारे पुलिस वाले खुद ही उसमें कह लें कि मुलव्वस होंगे। तो इस पर हम IG पंजाब जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो तफ्तीश का अमल है उसको बेहतर बनाएं, और जो इंटरनल जो ट्रांसपेरेंसी है, ये इंटरनल जो इंक्वायरी है वो भी करने की ज़रूरत है, और ये जितनी भी काली भेड़ें हैं इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए हमें, तभी हमारे डिपार्टमेंट्स ठीक होंगे, वरना नहीं हो सकते। हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन मौजूद है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।